बहुत शुक्रिया अनीस अहमद साहब। मुज़फ़्फ़र हनफी साहब की शख्सियत पर बात करना जो है वो बहरहाल चलिए मैं बात कर रही हूँ। तदरीस व अदब की एक अहद साज कसीरुल तसनीफ़ शख्सियत 20वीं सदी के बुलंद कामत सफ़े अव्वल के शायर व अदीब डॉक्टर प्रोफेसर मुज़फ़्फ़र हनफी साहब। ये शोहरत के परचम या अज़मत का ताज मुज़फ़्फ़र ये इल्लत नहीं पालते। ये शोहरत के परचम ये अज़मत का ताज मुज़फ़्फ़र ये इल्लत नहीं पालते। आप कहते हैं डॉक्टर मुज़फ़्फ़र हनफी की बात की जाए तो आप एक हमगीर हमजहद शख्सियत के मालिक थे। आप मौक़र और मोतबर बच्चों के अदीब, नावल नवीस, महक़्क़िक़, शायर, नक़ाद, सहाफ़ी, सफ़रनामा निगार, मुतरज्जिम, मकतूब निगार, तज़किरा व तबसरा नवीस, मुसन्निफ़ व मुअल्लिफ़ रहे। नस्र और शेरी दुनिया के क़ादिरुल कलाम ज़ूद नवीस अदबी शख्सियत। 100 किताबों से भी ज़्यादा कुतुब आपकी जो आप जिनके आप मुसन्निफ़ भी हैं और मुअल्लिफ़ भी हैं। नस्र और नज़्म दोनों पर आपको कुदरत हासिल थी। आपके फ़न की इनफरादियत ये है कि वो ना ही जदीदियत परस्ती से में इतने आगे बढ़ गए थे कि बेमायने बेरब्त लफ्ज़ियात और इस्तियारात के इस्तेमाल से शेर हुस्न और ताबत को मादूम कर दें, ना ही वो इतने कदामत परस्त हैं कि गुलो बुलबुल जुल्फ़ रुख़सार औरत और उसके रोमांस के शहर से बाहर ही ना निकल सकें। उनके कलाम में जो तवाज़ुन हकीकत पसंदी है वही उनकी इनफरादियत पसंद शख्सियत के गम्माज़ है। वो अहद कदीम के अदब से रहनुमाई ज़रूर लेते हैं, लेकिन जहाँ वो फरसूदियात और सतही ख्याल व फ़िक्र की अक्कासी करे तो वो उससे किनारा कशी अख्तियार कर लेते हैं और इज्तनाब बरतते हैं। और जहाँ वो एक तरफ अलामत रमज़ कनाया तशबीह व इस्तिआरा और दीगर दिलावेज़ व दिलनशी शेरी इस्तिलाहात और लफ्ज़ियात के ज़रिए अपने कलाम को रंग तग़ज़्ज़ुल और शीरनी व हलावत देकर दिलचस्पी के अंसर को उभारते हैं, वहीं मज़मून व उसलूब को सादगी व रवानी और बराह रास्त तख़ातुब को भी मद्देनज़र रखते हैं और इब्लाग़ को सहल और मफ़हूम की तफसील को भी अपने कलाम में भरपूर जगह देते हैं। नुदरत ख़याल और जिद्दत फ़िक्र उनके कलाम के नुमायाँ पहलू हैं। उनकी शेरी तख्लीक़ात आफ़ाकी मौज़ूआत रखती हैं और हयात व कायनात के मतलब व मौज़ूआत का अहाता करती हैं। वो लफ्ज़ों की साक़ियात और मायने व मफ़हूम को शेरी मुहासिन से वाज़ेह करने के हुनर से वाकिफ़ है। वो ख़ुद कहते हैं कि नाजुक है फ़न शेर मगर तर्ज़ नौ के साथ हम इस हुबाब को भी सलामत उठाएंगे। नाजुक है फ़न शेर मगर तर्ज़ नौ के साथ हम इस हुबाब को भी सलामत उठाएंगे। हुबाब को सलामत उठाना यानी हुबाब को यानी बुलबुले को सलामत साबुत उठा लेना शेर कहने की नाजुकियत को किस तरह ज़ाहिर करता है ये हम सबके सामने है। वो अपनी लफ्ज़ी इस्तिलाहात और अलामात के ज़रिए छूती फ़िक्र को नई महमियत के साथ विनीयत के साथ सामने लाते हैं। वो कहते हैं कि मुझको होने का ये एहसास न जीने देगा, सुई की नोक पे हर समत घुमाता है मुझे। मुझको होने का ये एहसास न जीने देगा, सुई की नोक पे हर समत घुमाता है मुझे। उनके नसर पारे हों या फ़िक्शन हो या तहक़ीक़ व तनक़ीद, शायरी या जिनका नसर के हवाले से कोई भी हवाला बनता हो तो उसमें आपने लिसानी और फ़नी महारत के आला शाहकार में नुमायाँ हमें नज़र आते हैं। उनमें शऊर व संजीदगी, खुलूस सच्चाई, इल्मियत और फ़िक्र इदराक की गहराई, फ़नी बसीरत और तामीर फ़न के बुलंद पाया नमूने हमें जा बजा नज़र आ जाते हैं। वो इंसान की नफ्सियात का बग़ौर मुताला करते हैं और फिर जो तख्लीक करते हैं वो पेचीदगियों और इबाहम से पाक होता है और क़ारी के ज़हन व दिल को बराह रास्त असरअंदाज होता है। गोया के क़ारी के वो दिल की ही बात हो। मुशाहिदा, तजर्बा और वसी मुताले ने उनकी फ़िक्र अंगेज़ सोच को और ज़बान व बयान को एक आला तरीन वुसअत अता की है। उन्होंने जो इत्फ़ाल अदब तख्लीक किया है इसमें बच्चों की तालीम व तरबियत और इस्लाह को मद्देनज़र रखा है, जिसने उनके किरदार साजी में अहम हिस्सा लिया है। और बच्चों के अदब का मकसद भी यही होता है कि बच्चों को तफरीह के साथ साथ उनको ये जो है वह किरदार साजी उनकी की जाए और उनको जो है मालूमात और इल्म उन्हें मुहैया किया जाए। लेकिन उनकी ज़हनी सतह पर जाकर जो है ये अदब तख्लीक किया जाता है और अतफ़ाल अदब जो है तख्लीक करने वाले बड़े शायर होते हैं। मेरी नज़र में हम जैसे उन्हें आम ज़िंदगी में तो उन्हें अच्छा हम समझ रहे होते हैं कि दाद नहीं मिलती तो लोग बच्चों की शायरी की तरफ या बच्चों के अदब तख्लीक नहीं करते, नसर नहीं लिखते हैं, लेकिन उन्होंने ये बहुत बड़ा काम किया और अदब अतफ़ाल उन्होंने तख्लीक किया, बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा किया है। अफ़साना निगारी में भी उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है और ज़बान व बयान और हैद व तकनीक के तजर्बात के ज़रिए इंसानी नफ्सियाती पहलुओं पे बात की। अज़ान हो रही है। इंसानी ज़िंदगी और समाजी व माशरती मसाइल को आप ज़ेर बहस लाए हैं। उनके अफसानों के मजमे में दीदा हैरा से ज़िक्र निकला तो साले अच्छा साहब के भी जो
किताबें हैं उसमें ये जिक्र आता है। आपकी जो किताबें हैं साले छः साहब आज साले छः साहब विजारत कर रहे हैं हमारे प्रोग्राम में, तो उनके अफसानों के मजमू में दीदा हैरा और ईद का जवाब पढ़ने से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आप भी तज़किरा कीजिएगा अपनी किताब का। अंग्रेज़ी ड्रामा निगार के हैसियत से भी आपने गुजराती और दीगर ज़बानों के ड्रामों को उर्दू में मुंतकिल करके निहायत फ़नी महारत का मुज़ाहरा किया और वो असल तबज़ात ड्रामों के रूप में महसूस हुए। तराजिम के ज़रिए उन्होंने उर्दू अदब को मज़ीद वसअत बख्शी। ये भी एक बहुत बड़ा काम है, मुतरज्जिम होना कोई आसान काम नहीं होता। एक ज़बान से दूसरे ज़बान में अदब को मुंतकिल करना, खौव नस्र हो या नज़्म हो, मुश्किल तरीन मरहला होता है। तो आपकी 100 से ज़ायद कुतुब उर्दू अदब का ड्रामाया ख़जाना है। आप तालिब इल्मी के दौर से अदबी सफ़र पर रवा हुए और ज़िंदगी की आखिरी सांस तक अदब से वफ़ा करने का अहद निभाते रहे। आपने सहाफ़ती शोबे में भी अपने कलम की जौहर दिखाई और रिसाला नए चिराग भी जारी किया, मैं जिसने सहाफ़त की दुनिया में यादगार सहाफ़त के नकूश छोड़े हैं। नए चिराग ये एक रिसाला था जो आपने जारी किया था। शोबाए तदरीस से वाबस्ता हुए और कलकत्ता यूनिवर्सिटी में इकबाल चेयर पर फाइज हुए। इस मरतबे में तकरीबन 12 बरस तक काम किया। इतनी बहुत सी कामयाबियों और कुतुब का तख्लीक़कार इतना मुनकसर मिजाज भी हो सकता है कि वो ख़ुद कहे कि ज़माना समझा मुझे इंतहा निगारिश की, ज़माना समझा मुझे इंतहा निगारिश की, खुदा गही ने बताया के हरफ़े अबजद हूँ। ज़माना समझा मुझे इंतहा निगारिश की, खुदा गही ने बताया कि हरफ़े अबजद हूँ। तो ये जब खुदा गही का जब दौर शुरू होता है और इंसान में जब ये इनकिसारी आती है, तभी अल्लाह ताला उसे ये मर्तबा और मकाम अता करता है, वरना अता नहीं करता। तो ये मकाम और मर्तबा जो मुज़फ़्फ़र हफ़ीज़ साहब को मिला है, इसकी वजह सिर्फ यही है कि वो समझते थे, उनको खुदागही थी कि काम और इल्म और मेहनत ही जो है वो रंग लाती है। बाकी दुनिया में बहुत सी बातें होती रहती हैं और बहुत से मसाइल जन्म लेते हैं, ख़ास तौर पे काम करने वालों के लिए, जिनको हर लहजा आपको सामना करना पड़ता है, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आप 1 अप्रैल 1936 को मध्य प्रदेश में पैदा हुए थे। आबाई वतन आपका फ़तेहपुर था। इब्तदाई तालीम मध्य प्रदेश में ही हासिल की। BA LLB PhD की आपने डिग्री तालीम और डिग्री अलीगढ़ और भोपाल से हासिल की। मध्य प्रदेश में महकमा जंगलात में अफसर मुकर्रर हुए, फिर दिल्ली मुंतकिल हो गए और जामिया मिलिया इस्लामिया में तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दिए। अल्लाह ताला अपने ख़ास बंदों को ये सलाहियत अता करता है कि उनकी सोच व फ़िक्र में दरिया की सी रवानी भर देता है। वो जितना लिखते हैं उनकी फ़िक्र रसा उतनी ही वसत पाती है। मतलब वो फ़िक्र और मौज़ूआत के हज़ार हाथ दर अल्लाह उन पर वाह करता चला जाता है। ये अल्लाह की दी हुई सलाहियतें हैं। कोई कम गोई और कोई जूद गोई की सलाहियत से माला माल हो जाता है, मगर बिस्यार गोई या कम गोई किसी शायर के अच्छे या बुरा होने का पैमाना नहीं होती। मुज़फ़्फ़र हनफ़ी ने ख़ुद कहा कि मेरा इतना ज़्यादा लिखने पर बहुत ज़्यादा तनकीद की जाती है कि मैं इतना क्यों लिखता हूँ, और इधर ये आलम है कि 79 बरस का हो गया हूँ, लेकिन सीने में लावा वैसे ही खौल रहा है। इस तुग़यानी फ़िक्र की रवानी शऊर की जौलानी पे वो कहते हैं, उम्र के 28वें अशरे में करो सजदा शुक्र, दबा को उसने जो तुग़यानी में रखा है। आपकी 2 शेरी कुलियात कमान और तहज़ाब में तैरते फूल शाया हो चुकी हैं। आप पर PhD बाउनवान डॉक्टर मुज़फ़्फ़र हनफ़ी हयात शख्सियत और कारनामे फ़ारसी टाकली महाराष्ट्र से जनाब महबूब राही ने किया है, जबकि आपकी फ़न शख्सियत पर कई कुतुब लिखी जा चुकी हैं। आपने शाद आरफ़ी के फ़न शख्सियत में काम किया और उनकी कुलियात भी मरतब की। आपने मीर तकी मीर, हज़रत मोहानी और चंद्र चटर्जी पर भी किताबें तहरीर की। रूह गज़ल के नाम से गज़ल के इंतखाब भी शाया किए। आपकी कई और अहम कुतुब के मुसन्निफ़ और मौलिफ़ हैं। एक नक़ाद की हैसियत से मुज़फ़्फ़र हनफ़ी जिस ईमानदाराना सोच की अक्कासी करते हैं वो ये है कि तनक़ीद निगारी में जानिबदारी, घपलेबाजी, ज़ाती पसंद और नापसंद की मंजूम रवायत अहद कदीम से चली आ रही है। वो कहते हैं कि नक़ाद को कम अज़ कम इतना तो ईमानदार और गैर जानिबदार होना चाहिए कि वो ज़ाती ताल्लुकात के बिना पर पसंद आने वाले फ़नकारों के अलावा दूसरे लिखने वालों के साथ भी बहर तौर मुनसिफ़ाना रवैया अख्तियार करें। बहुत बड़ा तंज हमारे समाज पर, हमारे तक़ाद, हमारे मौक़िफ़, हमारे इर्द गिर्द जितने भी नसर निगार हैं, बहुत बड़ा तंज है और बिल्कुल सच्ची ये हकीकत है। और उन्होंने इस बात का इजहार करते हुए ये कहा है कि बेशक वो अपने लोगों के साथ जानिबदारी बरतें, उन्हें आगे लेकर आएँ, उनके हवाले से अच्छी बात करें, लेकिन उन लोगों के साथ भी मुनसिफ़ाना रवैया अख्तियार करें जिनका हक़ बनता है और जो वाकई जेन्युइन होते हैं। तो ये उन्होंने नक़ादों के लिए उन्होंने ये बात कही है कि उनके साथ जानिबदारी और जो ये घपलेबाजी जो है नहीं करनी चाहिए इतनी ज़्यादा। अदब में ऐसी जानिबदारी जहाँ कुछ लिखने वालों को बाला कामिल साबित करने के लिए की जाती है और वहीं हकीकी जेन्युइन बुलंद मर्तबा फ़नकारों के कद को घटा के ये जो आपका काम है उनके कद को घटा कर रख देता है। जो लोग जेन्युइन होते हैं, बुलंद मर्तबा होते हैं, वो लोग पीछे रह जाते हैं और उनकी नज़र जो है वो नज़रअंदाज कर दिए जाते हैं। ऐसी तनकीद हमेशा लायक मज़म्मत समझी जाती है और ऐसे नक़ाद अदब की कोई खिदमत नहीं कर रहे हैं। यही अल्फाज, ये सारे अल्फाज
مظفر حنفی صاحب کے ہیں۔ مظفر حنفی کی شاعری میں ندرت اسلوب اور تازگی شعر کے چند نمونے۔ خفا ہیں اہل فلک میری چیرہ دستی پر، خفا ہیں اہل فلک میری چیرہ دستی پر، ستارے بو کے زمیں سے خرد اٹھاتا ہوں۔ میرا کمال ہنر میری صاف گوئی ہے، صعوبتیں بھی اسی بات پر اٹھاتا ہوں۔ ادھر بھی لاشیں تڑپتی ہیں دفن ہونے کو، یہ سر بھی نیزہ صفاق سے اتارا جائے۔ اس کھردری غزل کو نہ یوں بنا کے دیکھو، نہ یوں منہ بنا کے دیکھ، اس کھردری غزل کو نہ یوں منہ بنا کے دیکھ، کس حال میں لکھی ہے میرے پاس آ کے دیکھ۔ جب ہم تلخ حقائق کو بیان کر رہے ہوتے ہیں اور تلخ مسائل کی بات آ رہی ہوتی ہے اور جس کرب سے گزر رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت ہم سے اگر کوئی یہ توقع رکھے کہ ہم غزل کے اندر جو ہے وہ بڑا حسن اور خوبصورتی لے کر آئیں گے اور نغمگی لائیں گے اور شیرنی لائیں گے اور جو ہے وہ ترنم ہوگا اس کے اندر، اور تو بہت ہی خوبصورت انداز ان کا کہ جب سچائیاں اور حقائق بیان کیے جاتے ہیں تو غزل کھدری تو پھر ہوگی، یعنی اس میں جو الفاظ آئیں گے وہ الفاظ تکلیف دہ ضرور ہوں گے انسانوں کے لیے۔ تو وہ کہتے ہیں اس کھردری غزل کو نہ یوں منہ بنا کے دیکھ، کس حال میں لکھی ہے میرے پاس آ کے دیکھ۔ تو وہ جو حالات ہیں اس کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے۔ پردہ پڑا ہوا ہے تبسم کے راز پر، پھولوں سے اوس آنکھ سے آنسو گرا کے دیکھ، پردہ پڑا ہوا ہے تبسم کے راز پر، پھولوں سے اوس آنکھ سے آنسو گرا کے دیکھ۔ اور آگے آپ کہتے ہیں ہم اثروں کو یہ نکتہ سمجھاتے ہیں اکثر ہم اثروں کو یہ نکتہ سمجھاتے ہیں اکثر ہم، دولت کی گرہ بخشی اعزاز نہیں ہوتی۔ اخلاص کہاں ہوگا تم سرد مزاجوں میں، برفیلی ہواؤں میں پرواز نہیں ہوتی۔ اخلاص کہاں ہوگا تم سرد مزاجوں میں، برفیلی ہواؤں میں پرواز نہیں ہوتی۔ ایک دو بوندیں ندامت کی پسینے کی بہت، ڈوبنے کے واسطے دریا نہیں لگتا۔ ایک دو بوندیں ندامت کے پسینے کی بہت، ڈوبنے کے واسطے دریا نہیں لگتا۔ اپنی مجبوری کا رونا سبھی روئیں گے وہاں، اپنی مجبوری کا رونا سبھی روئیں گے وہاں، مان جائے گا خدا ایسا نہیں لگتا۔ اپنی مجبوری کا رونا سبھی روئیں گے وہاں، مان جائے گا خدا ایسا نہیں لگتا۔ تو بے شک حساب کتاب تو وہی ہوگا، دنیا میں ہم کتنے ہی غفلے کر لیں، چاہے ادب میں کر لیں یا کسی بھی شعبے میں کر لیں۔ تو مظفر حنفی صاحب ایک بہت بڑا نام، سچا اور کھرے لکھنے والے، اور ان کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ سچائی اور جو ہے وہ حقائق کی عکاسی کرتا ہوا، میں ان کے بارے میں بس یہی تک بات کرنا چاہ رہی تھی۔ بہت شکریہ، بہت